जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे की मेरी तरफ से और उज्ज्वल परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँ कि आप लोगों को ये दिन बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करे। जैसा कि आज सुबह 7:30 बजे के आसपास हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 74वां इंडिपेंडेंट डे मनाया है और लाल किले से ध्वजारोहण किया है। दोस्तों, ये जो आज हम दिन देख रहे हैं, ये दिन ऐसे ही नहीं आया है। आप सब अवेयर हैं, फिर भी मैं 1-2 मिनट ज़रूर इस पे लेना चाहूँगा और मैं बता दूं आप लोगों को कि इस दिन के लिए लोगों ने बहुत शहादत दी है। वो दिन याद करो जब हम गुलाम थे। वो फील कर सकते हैं हम, वो फीलिंग करो जब हमारे ऊपर किसी और का शासन था तो उन लोगों पे क्या गुजरती होगी। बाहर के लोग आए और हम पर शासन किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो शराफत था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपने पूरे परिवारों की प्राणों की आहुति दे दी। तो इस स्वतंत्रता के महत्व को हमेशा दिल में सजो के रखना है, इस स्वदेश प्रेम को हमेशा दिल में सजो के रखना है दोस्तों। और यदि आपके दिल में हल्का सा भी 1% भी देश प्रेम की भावना है तो आप अपने लिए प्रेम करेंगे पहले। जब व्यक्ति अपने आप से प्रेम करेगा तो अपने देश से, ऑटो सिस्टम से प्रेम करेगा। और अपने आप से प्रेम करने का मेरा मतलब ये है कि आप सफल व्यक्ति बने। आज एक प्रण लेंगे कि हमें हर हालत में, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे हमें कैसे भी कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन को अचीव किया, 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, इसको अचीव किया उन्होंने। आप पीछे मुड़ के देखिए, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 से लेकर के और 47 तक, कितनी शहादतें इस दिन को प्राप्त करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने दी होंगी। तो हमारा तो खुद का पर्सनल टारगेट है, उसके लिए तो हम शहादत दे ही सकते हैं। उन लोगों ने देश के टारगेट को अपना पर्सनल टारगेट बनाया, अपने खुद के लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, आने वाली पुश्तों के लिए बनाया। आज मैं सुबह जब सुन रहा था मोदी साहब को, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आत्मनिर्भर भारत, और जो एग्जाम्पल दिया वाकई में दिल को छू गया। भाई, मुझे तो बहुत बेस्ट लगा जो एग्जाम्पल दिया। देखिए, किसी घर में जब कोई बच्चा 17, 18, 20 साल का हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तो अपने पैरों पे खड़ा हो, तो आत्मनिर्भर बन, तो हम पर डिपेंड मत हो। अरे, हमारे देश तो आज 74वां साल मना रहा है, 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम 75 से एक कदम दूर हैं, जो कि अपने आप में एक और ऐतिहासिक दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है। वो कल जो नारा दिया था पीछे, वो कल पर फोकस करना, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसे एक समय था खाने के लिए, एक समय था खाने पीने के लिए बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती थी, बाहर से चीज़ें, जैसे खाने पीने की बात करूं मैं, अनाज बाहर से मंगवाया जाता था। लेकिन आज इस फील्ड में उस किसान की मेहनत के दम पे, जो दोपहर में भरी दोपहरी में काम करता है, रात को ठंड में काम करता है, आज उनके दम पर इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। तो आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे। आज आप प्रण लेंगे, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए, चाहे हमें 18 घंटा स्टडी करनी पड़े, चाहे हमें 20 घंटे पढ़ना पड़े, हम पढ़ेंगे। हम समय को खराब नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने पिछली क्लास जो हमारी करंट जीके की थी उसमें भी जिक्र किया था कि दिल्ली पुलिस आ चुकी है, खाकी ड्रेस आ चुकी है, उसके सपने जो देखे थे वो मौका आ चुका है, उस मौके को भुनाने का समय आ चुका है। लेकिन वो कब संभव है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों? वो तब संभव है जब आप मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ सपने बन के सपने ही रह जाएंगे और वो सपनों में ही खो जाएंगे।
तो जो हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो हमें आज आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नया संकल्प लेना है, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ हम अगले 15 अगस्त आत्मनिर्भरता के साथ मनाएंगे। ये सोच करके आज हमने एक नया संकल्प लेना है। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से मैं दोबारा से इस इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जो मेरी तरफ से जो विचार है वो ये कि सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करना प्रारंभ करिए। यदि आप अपने आप से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो आप अपने देश से प्रेम अपने आप करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे यहाँ पर एक दो लाइन याद आती है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। एक राहगीर जा रहा होता है और एक जंगल से एक राहगीर जा रहा होता है, उस पेड़ पर पक्षी बैठा होता है, उस पेड़ में आग लग जाती है। तो वहां पर वो राहगीर देखता है कि वो पक्षी उड़ नहीं रहा है, उस पक्षी के पंख भी हैं, उड़ने में कैपेबल भी है, उड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं रहा है। तो दोस्तों, उस राहगीर ने क्या कहा उस पक्षी को कि भाई तू उड़ सकता है, उड़ने में कैपेबल है, आप जब ये वृक्ष जल रहा है आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते, आप दूसरे पेड़ पर क्यों नहीं बैठ जाते। तो उस पक्षी ने क्या जवाब दिया मेरे मित्रों, वो आज भी मेरे दिल में घर करे हुए है, जो हमारे गुरुजियों ने बताया था। बोला, फल खाए इस वृक्ष के गंदे किए हैं पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है, धर्म मेरा यही है, जलूंगा इसी के साथ। मित्रों, जब मैंने इसके फल खाए हैं, इसकी छांव में रहा हूं, तो मेरा धर्म ये नहीं कि मैं इसको कष्ट में देख करके और उड़ जाऊं। बहुत बड़ी बात उस पक्षी ने ये बोली थी, जो कवि की कल्पना थी। उस कल्पना देखिए, क्या इस देश की मिट्टी से हम अन्न उगा करके खा करके बड़े होते हैं, तो इस देश के लिए भी हमें कुछ करना है। और वो हम तब करेंगे जब तुम खुद सफल होगे, जब तुम अपना टारगेट अचीव करोगे, तब आप अपने देश से, तब आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हमने अपने देश के साथ प्रेम किया। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो शहादत दी थी, उस शहादत का हमने सम्मान किया, यदि आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी एक और नेक्स्ट क्लास, करंट जीके की क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। पहले जो हमने क्लास जो हमारी क्लास थी 1 से 7 अगस्त के बीच में क्लास थी, वहीं से आज का हमारा जो करंट जीके उसकी पहली क्लास, इससे पहले जो क्लास थी 1 से 7 अगस्त के बीच में मैंने आप लोगों से जो मुख्य पॉइंट थे उन पे बात करने की कोशिश करी थी। इससे पहली क्लास में तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनके ऊपर बात करूंगा। तो आप लोगों के बीच में आज की पहली क्लास का क्वेश्चन है, किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कैग बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर चंद्र मुर्मू, विनोद राय, द्रौपदी और राजीव महर्षि। तो अभी जो हाल ही में नए जो कैग चुने गए हैं वो कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों गिरिधर चंद्र मुर्मू। आंसर क्या है आपका? इस क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या है? गिरिधर चंद्र मुर्मू। यहीं पे मैं बात करूं आप लोगों से, तो गिरिधर चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान किसका लिया है? राजीव महर्षि का। किसका स्थान लिया है ये आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले कैग कौन थे? तो वो कौन थे? राजीव महर्षि। और यहीं पे मैं बात करूं आप लोगों से, इनसे पहले कौन थे? तो विनोद राय। राजीव से पहले कौन थे? राजीव जी से पहले कौन थे? विनोद राय। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे मैं आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि कई बार पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाता है कि कैग की व्यवस्था हमारे भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग की व्यवस्था कहां पर की गई है, या किस अनुच्छेद या किस एक्ट के अंदर इनका जिक्र किया गया है या व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, एक्ट 148 से लेकर के 151 के बीच में कैग की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा, इसकी व्यवस्था कहां, कौन से एक्ट में की गई है? 148 से लेके 151 तक। तो चलिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का पता लगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, किस देश ने नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपना बताया है? अब देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले
एक देश है जो हमारे परम मित्र हैं, आपको सबको पता है उस परम मित्र का। और वैसे तो आजकल हमारी मित्रता बढ़ती ही जा रही है, चाइना से भी मित्रता बढ़ रही है, पाकिस्तान से भी मित्रता है, नेपाल भी मित्रता दिखा रहा है। तो अभी हाल ही में किस देश ने एक अपना नया नक्शा जारी करके भारत के कुछ क्षेत्र को अपना बताया है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो किसको बताया भाई, किस देश ने नया नक्शा जारी करके भारत के क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया है? तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपना नक्शा जारी किया और उस नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्र को अपना बताया है। तो किस किस क्षेत्र को इन्होंने बताया है, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। देखिए, सबको पता है J&K, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा अपना हिस्सा बोलता है, ये तो पता है आप लोगों को। दूसरा लद्दाख, लद्दाख को भी अपना बता रहा है। और हद तो अब हो गई दोस्तों, जब आप तीसरी जगह का नाम सुनेंगे कि ये जगह भी मेरी है, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। ये जुल्म की बात है। किसको भाई? तीसरी जो जगह है जूनागढ़ को अपना हिस्सा बता रहा है। कौन? हमारा दोस्त पाकिस्तान, जो हर बार हमसे मार खा करके जाता है, वो बोल रहा है भाई J&K भी मेरा, लद्दाख भी मेरा और जूनागढ़ भी मेरा है। और बता दूं यहां पे मैं आप लोगों को कि किसी व्यक्ति ने जोक कर दिया इस बात के ऊपर कि अपने पीएम के ऊपर, मतलब पाकिस्तान में उन्होंने अपने पीएम इमरान खान जी के ऊपर किसी ने जोक मार दिया तो उसकी जेल करवा दी। और वो किस मैटर को लेके? इसी मैटर को लेके उन्होंने कुछ पॉइंट दे दिए, टिकटॉक पे वीडियो बना दी और वीडियो बनाते ही उसको उठाया और सीधा जेल के अंदर। यानी कि सिर्फ तानाशाही चलती है। तो ये देश बोल रहा है छोटा सा कि 3 हिस्से मेरे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से थोड़ी सी और, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है नेपाल, जो कि आजकल चीन की गोद में बैठ रहा है। इसको पता नहीं कि जो इसकी जो विदेश नीति है हमेशा हड़पने की नीति है। और जहां पर हड़पने की नीति रही है, जहां पर त्याग की नीति नहीं है, वहां पे युद्ध हमेशा होता है, वहां पे छल कपट सब कुछ वहां पर रहता है दोस्तों। तो ये छल कपट की तरफ जा रहा है, भूल रहा है अपने आका को, भारत को, अपने बाप को भूल रहा है। कोई बात नहीं, जाने दो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ आप लोगों से, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है। कितने लगती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन करंट का चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं चारों के चारों देश। तो कैसे कैसे सीमा लगती है? ये भाई साहब है 1751 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर के करीब इनकी सीमा लगती है। उसके साथ बात करूं बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है। इनकी कितनी लगती है? 096 किलोमीटर भाई, 4096 किलोमीटर। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन भी बन करके आता है कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश सबसे ज्यादा बनाता है, या किस देश की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। और इसको बनाने में भारत का अहम रोल था भाई, भारत का बहुत बड़ा हाथ था। और साथ में यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश का पहले नाम क्या था? तो बांग्लादेश बनने से पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान रखना भाई, इसका ये भी नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। 1974 के अंदर इसको काट करके बांग्लादेश बना दिया। ओके, उसके बाद बात करें हमारा परम मित्र जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये इससे हमारे हैं, इसके साथ कितनी सीमा बनाता है भाई? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो ये है 3248। उसके बाद अगला चीन के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भाई? चीन के साथ लगती है 3388 किलोमीटर भाई। ओके, मैंने बात करी किसकी कि किस देश ने नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपना बताया है? तो किसने बताया भाई? पाकिस्तान ने बताया। किस हिस्से को बताया? J&K को, लद्दाख को और जूनागढ़ को बताया है। उसके बाद मैंने बात करी कि ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो नेपाल की कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। बांग्लादेश की ये लगती है 4096 किलोमीटर, 3248। उसके बाद 3388 किलोमीटर ये चाइना के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू करूँ उससे पहले बता दूं, सॉरी भाई ये मैं गलत लिख गया। आप लोग ये देखो, चीन के साथ जो सीमा लगती है ये
88 है और पाकिस्तान के साथ ये है 3323 किलोमीटर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 5 अगस्त 2020 को एक डाक टिकट जारी किया गया, वो कितने रुपए का है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अपने अंदर ये बहुत सारी जानकारी समेटे हुए है। जैसा कि आप लोगों को पता 5 अगस्त 2020 को एक डाक टिकट जारी किया गया, वो कितने रुपए का है? तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ मैं तो मेरे दोस्तों 5 रुपए का जो डाक टिकट है ये जारी किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ये भी आज की तरह जैसे 15 अगस्त का दिन है उसी तरीके से ये भी एक बहुत ही एक अनसुलझा मुद्दा था जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद था, वो एक हल हुआ है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम भूमिका निभाई है। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं ये 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, कितने रुपए का? 5 रुपए का किया भाई। कहां पर किया गया है ये? अयोध्या में। अयोध्या मेरे दोस्तों कहां पर है? अयोध्या है भाई यूपी। कहां पर है? यूपी में अयोध्या, वहां पर 5 रुपए का ये टिकट जारी किया गया। यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता, बहुत सुंदर सा बता दूंगा आपको कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सरयू नदी। किस नदी के भाई? सरयू नदी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये डाक टिकट जारी किया गया था। और कारण क्या था उस दिन? 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का जो विवाद था, वहां पर उसी जगह पर क्या किया गया? रामचंद्र जी भगवान का जो मंदिर है उनकी मंदिर की नींव रखी गई। उस मंदिर राम जो लला थे उनके मंदिर की नींव रखी गई। बड़ा मुद्दा है ये, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां से हम सिर्फ उन्हीं बातों पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए जो विवादित भूमि थी वो कितनी थी? सबसे पहले तो वो थी 2.77। इस क्वेश्चन पे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। मैंने बताया था आप लोगों को कि 16वीं सदी में अगर जाएं पीछे तो वहां से हम इसको शुरुआत करें। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, विक्रमादित्य ने यहां पे मंदिर बनवा रखा था। विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था। बाद में बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वा करके उसके ऊपर मस्जिद बनवा दी। उसके बाद जैसे ही 92 में 92 के अंदर क्या हुआ, हिंदुओं की भीड़, एक राजनीतिक रैली थी और उसमें उस मस्जिद को तोड़ दिया गया और बहुत बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ वहां पर। वो केस उठ करके कहां चला गया? हाई कोर्ट इलाहाबाद। और 2010 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक निर्णय दे दिया इस विवादित भूमि पर। कितनी विवादित भूमि? 2.77 एकड़ जो विवादित भूमि थी, इस पर निर्णय दिया गया कि भाई इसके 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्सों में एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दे दो, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दो और एक हिस्सा किसको दे दो? रामलला के लिए दे दो। यहां पर यह मुद्दा हुआ, लेकिन 2011 में इस डिसीजन पर रोक लगा दी। इस डिसीजन पर रोक किसने लगाई? आप लोगों को पता है, जब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कोई फैसला होता तो उस हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया और उसके बाद 9 नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला आया और उसके तहत 5 जजों की जो बेंच थी, जिसमें अशोक भूषण थे, रंजन गोगोई की अध्यक्षता में, जो उस समय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI थे, साथ में S बोबडे भी थे जो कि अभी वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी थे, नज़ीर अहमद भी थे और अशोक भूषण जी भी थे। ये 5 जजों ने मिलकर के, एक बेंच ने मिलकर के एक फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस भूमि को कहाँ दे दिया? इस भूमि को राम मंदिर के लिए दे दिया। और बताया गया, सबसे बड़ी जो बात इन्होंने बोली थी वो ये बोली थी कि फैसले कभी भी भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फैसले कभी भी भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं, फैसले तथ्य के आधार पे होते हैं और उसी को आधार मान करके हमने फैसला दिया है। और इन्होंने साथ में 5 एकड़ भूमि अयोध्या के अंदर किसको देनी कर दी? मस्जिद के लिए इन्होंने बोल दिया कि भाई 5 एकड़ जो भूमि है वो आप स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे इनको प्रोवाइड कराएगी, मुस्लिमों को प्रोवाइड कराएगी। और इसका विवाद निपटारा हुआ और 5 अगस्त को इसमें भूमि पूजन के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो मोदी जी हैं वो गए हैं। और वहाँ पे बता दूं आप लोगों को 175 जो लोग थे उनको इनवाइट किया गया था अतिथि के रूप में।
वहाँ पे प्रेजेंट कौन कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम साहब थे, राज्यपाल थी, उसके बाद अपने जो सीएम साहब थे, पीएम साहब थे, सीएम साहब थे, राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन थी, और मोहन भागवत जो मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ पर थे भाई। ये लोग थे, इनकी प्रेजेंटी में ये डाक टिकटें जारी किया गया, ये आप लोगों को पता है। साथ ही थोड़ी सी बात करूं, मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर पे क्या हुआ, राम मंदिर की देखिए, सबसे पहले तो बात करूं इसके आर्किटेक्ट कौन होंगे? चंद्रकांत सेन। राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन होंगे? चंद्रकांत सेन। मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई का निर्धारण कितना होगा? ऊंचाई 161 फीट, 161 फीट। यहीं पे देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने, पहले इसको कितना किया गया था? पहले इसको 141 फीट माना गया था कि 141 फीट रखेंगे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। कितना कर दिया? अभी 161 फीट है। मंदिर कितने मंजिल का होगा? 3 मंजिल का भाई। कितने मंजिल का होगा? 3 मंजिल का मंदिर होगा। पहले ये 2 मंजिल का था। आपसे ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दिल्ली पुलिस सिर पे खड़ी है और भी बहुत सारी जॉब सिर पे खड़ी हैं, तो कैसे भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस करना उन्होंने, पेपर सेटर ने डिफरेंस करना मेहनती बच्चे में और कम मेहनती बच्चे में। देखिए मेहनत तो सब करते हैं, अपने लेवल के सब करते हैं, बस फर्क वहां पे ये होता है कि कोई ज्यादा करता, कोई कम करता। जो ज्यादा मेहनत करता वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पे बात करी मंजिल की, तो पहले 2 मंजिल निर्धारित थी, लेकिन वर्तमान में कितनी मंजिल होंगी? 3 मंजिल। साथ ही बता दो इस मंदिर पर खर्चा कितना लगेगा? तो खर्चा लगभग 300 करोड़। 300 करोड़। और कौन सी कंपनी इस मंदिर को बनवाएगी? रामलला के जो मंदिर उसको कौन सी बनाएगी? एल&टी कंपनी को ये ठेका दिया गया है, बताया गया है कि आप इस मंदिर को तैयार करेंगे। साथ ही बता दूं एल&टी कंपनी इस मंदिर को तैयार करेगी, तो समय बाउंड भी दे दिया गया है। समय बाउंड दिया गया है कि लगभग 3.5 साल, 3 से लेकर के 3-3.5 साल के अंदर ये मंदिर कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारे पीएम साहब ने किया है, ये आप सब लोगों को पता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ, ये जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, ये पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने ऐतिहासिक फैसला दिया था, 9 नवंबर 2019 को दिया था। और अब जाकर के इन्होंने बाद में ट्रस्ट के लिए भी बताया कि भाई ट्रस्ट बनेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मंदिर का जो ट्रस्ट होगा, जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि राम मंदिर को के लिए जो ट्रस्ट होगा, उस ट्रस्ट का नाम क्या होगा? उस ट्रस्ट का नाम क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि उस मंदिर के ट्रस्ट का नाम क्या होगा। साथ ही बता दूं ट्रस्ट के जो अध्यक्ष होंगे वो पदेन पीएम साहब होंगे। और ट्रस्ट बनाने का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ट्रस्ट बनेगा। और देखिए कितनी सुंदर बात कही कि इस ट्रस्ट को बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी, संसद बनाएगी ट्रस्ट। इसलिए उसके जो अध्यक्ष होंगे पदेन प्रधानमंत्री जी होंगे। ये बात थी हमारी। मैं एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए हमने बात करी कि 5 अगस्त को एक डाक टिकट जारी किया गया, और वो कहां पर किया गया, कैसे किया गया, कितने रुपए का? क्वेश्चन था सिंपल, कितने रुपए का? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये जहां पे जो यूपी के सीएम साहब हैं, राज्यपाल आनंदी पटेल और पीएम साहब हैं, इन सब की प्रेजेंटी में वहां पे डाक टिकट जारी किया गया। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने राम जन्मभूमि जो रामलला हैं उनके मंदिर का नींव रखी है, उनके मंदिर की नींव रखी है। और बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, जो इन्होंने फावड़ा चलाया था वो भी चांदी का था, और जो करनी उठाई थी वो भी चांदी की थी। जो नींव खोदने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया था वो सब कुछ ही चांदी का था। एक बहुत ही बढ़िया मुहूर्त के ऊपर ये इसका किया गया था उद्घाटन भाई। तो चलिए आप लोगों को पता लग गया, मंदिर की हाइट पता लग गई, उसके बाद इनके आर्किटेक्ट पता लग गया, बनाने वाली कंपनी एल&टी, खर्चा लगभग 300 करोड़, समय आपको बता दिया गया है कि कब तक। उसके बाद इसमें जो गेस्ट आने थे वो 175 के करीब ही न्योता दिया गया था गेस्टों को, क्योंकि कोरोना महामारी जो बिना बुलाए परिवार समेत आया हुआ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लोग तैयारी में हैं, धक्का मार रहे हैं, वो वापस पैर पीछे खिंचा रहा है, लेकिन लोग फिर धक्का मार रहे हैं। और ये जो भगवान की जो रचना है, ब्रह्मा की जो रचना है, ये वाली जो रचना है, मतलब जो इंसान एक इस प्रकार का जीव बनाया है जो हर स्थिति पर काबू प्राप्त कर सकता है, वो रचना, उस रचना ने तैयारी पूरी कर ली है इस भाई साहब को भेजने की। किसको? कोरोना को।
मायूस मत होना जिंदगी से कभी दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से कभी, कभी भी वक्त तेरा नाम बना सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से दोस्तों, कभी भी वक्त तेरा नाम बना सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो, यदि दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इजराइल किस देश के साथ समझौता करके वेस्ट बैंक सेटलमेंट, किसने भाई, इजराइल ने किस देश के साथ वेस्ट बैंक सेटलमेंट को टालने को राजी हो गया है। अब देखिए, चलता हूं आप लोगों को एक बार वर्ल्ड की ओर शेयर करा दूं। करंट जीके है, करंट जीके में तो भाई हमें इधर उधर जाना पड़ेगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है ये। इजराइल ने किस देश के साथ समझौता करके वेस्ट सेटलमेंट को टालने को राजी हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ये था वेस्ट सेटलमेंट, एक करार था या एक कोई बात है, क्या है अभी आपको पता नहीं, आने वाले चंद मिनटों में आपको पता लगेगी कि ये था क्या। इसको टालने को राजी हो गया है, इसको समझौता किया है। तो ये जो समझौता है टालने को राजी हो गया है, क्यों, किसके साथ समझौता किया, इनमें से किस देश के साथ समझौता करके इस बात को टालने को राजी हो गया। तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नंबर क्या आपका जॉर्डन है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा। इजराइल, मैं एक मिनट इजराइल पे बात करूं, दुनिया का, देखिए सबसे पहले बात करूं मैं एक बार इजराइल की। आज की डेट में एकमात्र ऐसा देश है जिसने सभी इस्लामिक कंट्रियों को नाको चने चबा रखे हैं। और कभी समय था, मैं पीछे लेके जाऊं आपको, पीछे कहां लेके जाऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इजराइल में यहां पे कौन लोग रहते हैं भाई, इजराइल के अंदर यहूदी लोग रहते हैं। एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सारे यहूदी लोग रहते हैं। और इन यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में भगा भगा के मारा, बहुत बुरी तरीके से इनको मारा भाई। हिटलर ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा और इनको देश निकाला दे दिया, देश से निकाल दिया इनको कि आप बाहर निकलिए। क्या किया हिटलर ने, इन यहूदियों को मार मार करके बाहर निकाला, इनको भगाया। तो इजराइल के जो यहूदी जो लोग थे, कुछ मैं आपको बताऊं यहां पे एक बात, देखिए अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा तो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक बनता है, लेकिन समझने वाली बात बताऊंगा। यहूदियों का एकमात्र देश आपको पता लग गया इजराइल। दूसरा बात बता दो आप लोगों को, इसके ऊपर जो सरपस्ती, जो इसके ऊपर हाथ है, किसका है, यूएसए का, क्योंकि यूएसए में भी यहूदी हैं भाई। तो यूएसए का आज की डेट में यूएसए का हाथ इसके ऊपर है। तो यूएसए जो कहता है, या यूएसए की सपोर्ट बोल सकते हैं, यूएसए की सपोर्ट इसके ऊपर है, पूरी है। एक मिनट समझने के लिए आपको बताऊं मैं, देखिए एक समय था, ये एक देश है फिलिस्तीन, जब हिटलर ने इनको मार के भगाया तो ये यहां आ गए भाई, इतने हिस्से में शरणार्थी बन करके। आप देखिए थोड़े से हिस्से में आकर के ये बस गए शरणार्थी बन के, कौन, यहूदी। और इन लोगों ने 48 में देखिए क्या किया, ये तो सिचुएशन थी कब की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, उसके बाद की। अब देखिए 48 की बात करूं मैं, 48 में ये जो फिलिस्तीन देश था, इसके इतने हिस्से पर, ये 48 की सिचुएशन है भाई, 1948 में। ये क्या है, इजराइल, ये क्या है, इजराइल। समझना भाई बात को। उसके बाद बात करें हम 67 में, ये दो जगह है, ये गाजा पट्टी और ये फिलिस्तीन, यानी कि ये भी हिस्सा फिलिस्तीन का, ये भी हिस्सा फिलिस्तीन का, और ये पूरा क्या है, ये डॉट 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 डॉट, ये पूरा क्या है, इजराइल। अब देखो सिचुएशन देखो, एक देसी कौवा होता है, घर में आई थी लस्सी मांगने और धनियानी बन बैठी। एक शरणार्थी के तौर पे फिलिस्तीन में इन्होंने जगह ली, किन्होंने,
इजराइल वालों ने, यहूदियों ने थोड़ी सी जगह हासिल करी और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करते हुए फिलिस्तीन पर पूर्ण रूप से 48 में यहां तक कब्जा कर लिया और 67 में पूरा कब्जा कर लिया यहां तक। और सिर्फ 2 हिस्से बच गए किसके पास? फिलिस्तीन के पास। आए थे शरणार्थी के तौर पे और धीरे धीरे एकमात्र ऐसा कंट्री, ऐसी देश प्रेम भावना, इनके साथ इतना अत्याचार हुआ था यहूदियों के साथ कि इनको गैस के चैम्बर में इनको उठा उठा के कुओं के अंदर जबरदस्ती मार दिया गया था यहूदियों को उस समय। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिलिस्तीन पर इन्होंने क्या कर दिया? कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। एक सिचुएशन आप लोगों के बीच में ये है, ये इजराइल है, ठीक है। अब जब इस प्रकार की बात हुई तो जितने भी सारे इस्लामिक कंट्री थे, इस्लामिक कंट्रियों की बात करो जिसमें मैं इराक, ईरान, अगर मैं मैप की बात करूं, वर्ल्ड मैप, देखिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन हाँ आपको पता है ये इधर इराक, ईरान, मिस्र, इधर इथोपिया, मतलब पूरे के पूरे जो इसके चारों तरफ हैं क्या है? इस्लामिक कंट्री हैं। पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्री इसके बीच में है। उनके बीच में थोड़ी सी जगह लेकर के इस्लामिक कंट्री के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। तो सारे इस्लामिक कंट्रियों ने क्या किया? मिल करके इसके ऊपर हमला कर दिया। इस बंदे ने, इस देश ने, यहूदियों ने इनको मार मार करके भगाया। और मिस्र के, जो मिस्र ज्यादा कूद रहा था, मिस्र, सऊदी अरब, उनके कुछ जो द्वीप थे उन द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। और साथ ही इसने बोल दिया फैसला तब करूंगा जब आप मुझे स्वतंत्र देश के तौर पे दर्जा दे देंगे। देखिए बात कितनी बड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर आया, मैंने बात करी, एक उदाहरण दिया आपको कि लस्सी मांगने के लिए आया और थोड़ी देर बाद में, फॉर एग्जांपल लस्सी छोड़ो, आप एक किराएदार आया, आपके पास 5 कमरे हैं, एक किराएदार आया और आके आपसे किराया पे एक कमरा ले लिया, कुछ दिन बाद 2 ले लिए, कुछ दिन बाद 3 ले लिए और उसके बाद कुछ समय बाद बोलता है तू बाहर हो, इस घर का मालिक मैं हूं, तेने रहना तो किराया दे नहीं तो टाल कर। क्योंकि देखिए गाजा पट्टी, ये जो गाजा पट्टी है, यहां इजराइल है, ये पूरा इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन है, ये इसका हिस्सा। अब फिलिस्तीन को यहां आने के लिए इजराइल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब इजराइल ने क्या बोला कि भाई मैं मेरी जो बस्ती है यहां पे स्थापित करूंगा। बस्तियों को कहां पे स्थापित करूंगा? गाजा पट्टी पे। गाजा पट्टी पे बस्तियों को स्थापित करूंगा फिलिस्तीन ने, क्योंकि उसके ऊपर चौधरी का हाथ है। किसका? ड्रम, समझ गए ना? ट्रंप का हाथ है, यहूदी है वहां पे। ओके, उसका हाथ क्यों, वो भी आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये सारी सिचुएशन इन्होंने अपनी बहादुरी से, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, अपने जज्बे से, अपने जोश से इस्लामिक कंट्री को नाक को चने चबाते हुए इजराइल ने कब्जा कर लिया और सारे के सारे देश, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सबको साइड कर दिया। अब जो सेटलमेंट की जो बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट बैंक सेटलमेंट, वो यही है कि ये गाजा पट्टी पर इजराइल अपनी बस्ती बनाना चाहता है। तो यहां पर अमेरिका ने, किसने? यूएसए ने बीच में होकर के मध्यस्थता दिखाते हुए किसके साथ भाई? ऑप्शन में क्या? संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसका समझौता करवा दिया। कि आप यहां पे ये मत करो। और इन्होंने कंडीशन रख दी कि इजराइल एक स्वतंत्र देश है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी। देखिए कहाँ एक छोटा सा हिस्सा शरणार्थी बन के आए, कहाँ पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया। यानी कि लास्ट में वही 5-6 कमरों में से आया था किराएदार, 1 कमरा लिया था, 5 मालिक के पास थे। अब 5 का मालिक कौन है? जो किराएदार था, 1 पे छोड़ दिया, बोला ले टर्म कंडीशन ये है कि हर महीने किराया देना, तब तू रह सकता है। सेम कंडीशन फिलिस्तीन के साथ इसने कर दी और पूरे इस्लामिक कंट्रियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। ये एक छोटा सा कंट्री, छोटा सा देश था। और यहाँ पे मैं बताऊं तो दोस्तों, ये जो सेटलमेंट, वेस्ट सेटलमेंट गाजा पट्टी से संबंध रखता है। अब ये यहाँ पे बस्ती नहीं बनाएगा। अमेरिका ने बोला कि आप यहाँ पे बस्ती मत बनाओ और इसके साथ एक समझौता करवा दिया। उस समझौते के तहत ये एग्री हो गया और इसने शर्त ये रखी थी कि भाई स्वतंत्र इस्लामिक कंट्री इसको स्वतंत्र कंट्री नहीं मानते थे, लेकिन अब इनको मानने पे मजबूर होना पड़ेगा और यूएई के साथ इसका समझौता होगा। और ट्रंप, जो ड्रम भाई साहब हैं, अमेरिका के अंदर 2 बड़े समाज रहते हैं, जिनमें एक यहूदी है और दूसरा भारतीय है। तो भारत में तो कोरोना भाई साहब के आने से पहले ड्रम भाई साहब आए थे और अपना डम बजा के चले गए। और दूसरा मौका इन्होंने कहाँ पे बनाया? यहूदी। क्योंकि 3 नवंबर 2020 के अंदर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं।
अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने और ट्रम्प भाई साहब क्या हैं, वहां पे प्रबल दावेदार हैं। और बता दूं, अमेरिका में इस प्रकार का संविधान है कि जो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। लेकिन मेरे मित्रों, ये है हिंदुस्तान। आइए सनम, जाइए सनम, इसे अपना ही घर समझिए सनम। कितने बार भी आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक बन सकते हैं, कोई टर्म्स कंडीशन लागू नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कोई टर्म्स कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं है। ये हमारे देश की एक विशेषता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी बात करी वेस्ट सेटलमेंट, एक वर्ल्ड लेवल की बात ही आपको पता लगना चाहिए। इजराइल, यहूदी, इन्होंने ये इनके बीच में समझौता कराया, संयुक्त अरब अमीरात। और किसने कराया, आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अमेरिका ने ये समझौता करा दिया। इसके पीछे राजनीतिक हाथ था। राजनीतिक हाथ क्या था वो आपको पता है भाई। चुनाव आने वाले हैं, तो यहूदियों को खुश करने के लिए अमेरिका ने ये समझौता करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो क्वेश्चन रहेगा जिसका था इंतजार। आ गया है वो क्वेश्चन अब आप लोगों के पास। कौन सा क्वेश्चन? वही आज का दिन, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त का जो क्वेश्चन है। देखिए, अभी आप लोगों के बीच में बहुत सी जानकारियां आने वाली हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत इस बार अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? आज कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया हुआ है? इस क्लास में कम से कम 20 बार बता चुका हूं दोस्तों मैं, कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मना चुके हैं हम आज 74वां, और जो 75वां वो अगले साल मनाएंगे। और आई होप कि आप लोगों ने संकल्प ले लिया होगा कि हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या रहेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करूँ मैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ ऐसी बातें कहीं अनकहीं, सुनी अनसुनी बातें, वो उन बातों के ऊपर मैं आप लोगों से अभी एक बार थोड़ी देर बात करूंगा इस क्वेश्चन को लेकर के। और ये विशेष क्वेश्चन, आज का जो सबसे मोस्ट और बढ़िया जो विशेष क्वेश्चन है वो यही बनने वाला है मेरे मित्रों। और बहुत सी जानकारी आप लोगों के बीच में आने वाली है। सबसे पहली बात मैं बात करूं आप लोगों से, अब तक सबसे ज्यादा बार, आज की डेट में बात करें, आज 7:32 के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडा फहराया है। कितनी बार, अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी झंडा फहरा चुके हैं? तो मेरे मित्रों, कितनी बार? 7वीं बार फहराया भाई, 7वीं बार। कौन सी बार फहरा रहे हैं झंडा? 7वीं बार। यहां पे क्वेश्चन दूसरा एक और आ जाता है दोस्तों, ध्यान रखना कि 15 अगस्त को झंडा जो फहराया जाता है वो कहां से फहराया जाता है, और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, रिपब्लिक डे के ऊपर जो झंडा फहराया जाता है, वो कहां से? यानी कि 2 डे हैं। कौन कौन से दिन है देश के लिए? इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे। इन डे पर कहां कहां झंडा फहराया जाता है पता होना चाहिए आप लोगों को। तो बता दूं मेरे मित्रों, ये जो है ये कहां से? लाल किले से फहराता है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, लाल किले से झंडा कौन फहराते हैं? तो कौन फहराते हैं? पीएम साहब फहराते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और साथ में अब बात करी मैंने किसकी? रिपब्लिक डे की। तो रिपब्लिक डे पे झंडा कौन फहराते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे मित्रों। तो रिपब्लिक डे पे हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। और राष्ट्रपति अभी कौन है? हमारे माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? जो पहले गवर्नर थे, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी फहराएंगे झंडा। कहाँ से फहराते हैं? ये राजपथ से फहराते हैं। ये चौथी जो बात आप लोगों के लिए, जो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो कहाँ से फहराया जाता है? राजपथ। कहां से फहराया जाता है? राजपथ से। और दोस्तों, बात करी मैंने क्या कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? तो 7 बार झंडा हो चुका है, क्योंकि वो तो सुबह 7:32 पे फहरा चुके हैं। तो 7 बार झंडा फहरा चुके हैं। और आपको बता दूं, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 7वीं बार झंडा फहराया है। दूसरे गैर कांग्रेसी पीएम, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। दूसरे गैर कांग्रेसी पीएम है कौन? मोदी जी हैं। मोदी जी ने 7वीं बार झंडा फहराया है। तो फिर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जो 7 बार झंडा फहरा चुके हैं? तो मेरे मित्रों, अटल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने यूएन में भी हिंदी में भाषण दिया था। अपनी विख्यात है वो
अपनी लाइनों के लिए, अपनी कविता के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने पीएम पद पर रहते हुए बहुत सारी खूबियां थी उनके अंदर। वो भी 7 बार लाल किले से झंडा फहरा चुके हैं। 96 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी है। देखिए एक और डाटा आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। 96, उसके बाद 98 से 99 तक फिर प्रधानमंत्री रहे हैं। और बता दूं आपको, और 99 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे हैं मेरे दोस्तों। 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में निकल करके आ रहा है, टोटल कितने दिन प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये 2268 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं भाई। 2268 दिन के करीब ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और पूछना चाहूँगा कि सबसे अब जो रिकॉर्ड तोड़ा है प्रधानमंत्री किन्होंने? अपने जो मोदी साहब हैं, तो मोदी साहब कितने दिन प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इनका एक दिन अगर और ऐड कर देते हैं हम, तो क्या है, क्वेश्चन बनकर के आ जाता आप लोगों का 2269 डेज प्रधानमंत्री मोदी। तो यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक, अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी। इससे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बार बने हैं? 2 बार बने हैं। लेकिन वो अब पहले नंबर पर आ चुके हैं, टाइम के हिसाब से वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। कितने? 2269 दिन के करीब उनके दिन हो चुके हैं पीएम के पद पर। क्लियर हो गया भाई? ओके, एक क्वेश्चन और। यहां पर मैंने बात करी 7 बार फहरा चुके हैं, तो साथ में मेरे मित्रों ये बताइए, लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा किसने फहराया है? सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट पीएम साहब हैं, जिन्होंने कितनी बार झंडा फहराया है? तो इन्होंने फहराया 17 बार। ये कितनी बार फहराया पीएम साहब ने झंडा? जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया है। और यहां पर बता दूं दोस्तों, इनके बाद दूसरे भी कांग्रेसी हैं जिन्होंने 16 बार झंडा फहराया है। इंदिरा जी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने कितने बार? 16 बार झंडा फहराया है। और इसी के साथ तीसरे और बता दूं आप लोगों को, मनमोहन सिंह, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जिन्होंने 10 बार झंडा फहराया है। 10 बार। देखिए बड़ा रोचक तथ्य हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकते हैं दोस्तों, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जीके तो वो अथाह सागर है, जितना इसके अंदर घुसोगे आपको पता होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैंने बात करी, किसकी बात करी, मैं एक बार रिवाइज करूंगा आप लोगों को। देखिए यहां पर मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इंडिपेंडेंट डे के दिन पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़ेंगे, आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो उज्जवल परिवार की तरफ से हम हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको नए नए बेहतरीन कंटेंट दिए जाएं। देखिए इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर कुछ गलत जाता लगता है आपको, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे कि सर ये गलत है। अच्छा लगा तो ज़रूर बताएंगे ये भी। और वही बात आ जाती है, लिखने से और कहने से आपने लाइक और सब्सक्राइब तो करना नहीं है, मर्जी है दोस्तों आपकी। बट अपने जो डाउट हैं वो डाउट जरूर दूर करेंगे। दूसरा, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। क्लास को स्किप करेंगे तो पता नहीं कौन सी अगली 1 सेकंड में कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपकी निकल जाएगी, और वही बात आपको पेपर में मिल जाएगी, और वही बात आपको नौकरी लगने से रोक देगी और नौकरी लगा भी देगी। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो मुझे सुन रहे हैं, जो लगातार सुनते हैं, उनको तो पता है। जो पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो हमारी पिछली वीडियो से कनेक्ट होती है। चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे करंट, हम सारे के सारे यहाँ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम जैसा भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो समय था, जिन लोगों के पास एक्सक्यूजेस थी, वो अब पछताने वाले हैं। एक्सक्यूजेस क्या था? कोरोना है, कैसे पढ़ें, क्योंकि तुम्हें तो मतलब वो बोलते हैं ना, टाइम ही नहीं लगता किसी को नचाने में। वो एक, मैं हरियाणा के मंच से बोल रहा हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो सीधी सी बात भी करूँ मैं देसी भाषा में, तुम्हें तो भाई छात पे बाजरा बुआने से टाइम नहीं लगता, तुम्हारे को तो जयपुर से चुंदड़ी लाने के लिए भी टाइम है। तुम तो पहले चुंदड़ी लाओगे जयपुर से, तुम तो छात पे बाजरा बोओगे,
और फिर उस बाजरे बोगे बाजरा काटोगे फूल चमेली का, है ना। समझ रहे हैं हरियाणा वाले, सारी मेरी बात है समझ रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं। पीएम बने जवाहरलाल नेहरू प्रथम फर्स्ट बार, इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। उसके बाद बात करूं इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी ने 16 बार फहराया है, मनमोहन जी ने 10 बार फहराया है, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितनी बार? 7 बार। और अभी जो हमारे माननीय जो मोदी जी हैं, अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लाल किले से झंडा कितनी बार फहराया है? 7वीं बार फहरा चुके हैं। साथ ही बात करी हमने कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ से झंडा फहराते हैं, तो रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर वो कहाँ से फहराते हैं? राजपथ से वो झंडा फहराते हैं। अब झंडे से ही बात आ गई दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, हमारा देश, हम आज़ाद हुए, रोचक तथ्य बताऊंगा भाई, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी शहादतें दी गई हैं। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को झंडा नहीं फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को झंडा नहीं फहराया गया। जो भारत का जो झंडा था, राष्ट्रीय फ्लैग था, ये 16 अगस्त को फहराया गया भाई। मैं नहीं बोल रहा, ये लोकसभा का शोध पत्र, एक बुक है लोकसभा में शोध पत्र, वो शोध पत्र बोल रहा है 16 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। पहली बात ध्यान रखना, मेरे ख्याल में नई बात सुनने होगे दोस्तों, डाउट में होगे, सर ने बोल दिया 15 अगस्त को नहीं फहराया, मेरे पास से कुछ नहीं है भाई, 16 अगस्त को फहराया गया है झंडा। साथ ही बता दूं आप लोगों को एक बात और, इस दिन राष्ट्रीय गान भी नहीं गाया गया भाई, राष्ट्रीय गान भी नहीं गाया गया। मेरे मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिख जरूर दिया था। कब लिखा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय गान लिखा कब गया था? तो भाई राष्ट्रीय गान 1911 में लिख दिया गया था, 1911 में। बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय गान अपनाया कब गया। तुमसे हाँ करवा लूंगा मैं, राष्ट्रीय गान अपनाया गया 1950 में, तो मेरे भाई 47 में गाया कैसे जाएगा रे? राष्ट्रीय गान अपनाया ही 50 में है, तो गाया भी नहीं गया, क्योंकि राष्ट्रीय गान बना ही बाद में है, लिख रखा है। राष्ट्रीय गान की जो स्टंप लगी है वो कब लगी है? 50 में, तो राष्ट्रीय गान भी नहीं गाया गया। पता लग गया आपको? दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, 14 अगस्त 1947 रात्रि, मध्य रात्रि में एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया फर्स्ट पीएम के द्वारा। फर्स्ट पीएम कौन है आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू साहब है। इन्होंने, फर्स्ट पीएम साहब ने क्या दिया? ऐतिहासिक भाषण दिया। पूरी दुनिया ने इस भाषण को सुना। एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, पूरी दुनिया ने इस भाषण को सुना, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, उस व्यक्ति ने इस भाषण को नहीं सुना। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने इस भाषण को नहीं सुना। ऐतिहासिक तथ्य ये बोलते हैं, उस दिन वो जल्दी सोने को चले गए और रात के 12 बजे का उन्होंने वेट नहीं किया। अब जब गांधी जी का जिक्र आ गया, मेरे मित्रों, तो मैं यहां पे एक बात और बोलूंगा आपको। अभी हाल ही में फिट इंडिया रन का स्टार्टअप किया गया है। आज से 15 अगस्त से किया जाएगा और वो 2 अक्टूबर तक चलेगी। 2 अक्टूबर तक चलेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और इस बार जो हम गांधी जयंती मनाएंगे वो 151वीं गांधी जयंती मनाएंगे भाई, ये भी ध्यान रखना। अब गांधी जी की बात, ये क्वेश्चन ये नहीं था मित्रों, क्वेश्चन तो ये आ रहा है, जब गांधी जी, देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेचू जिनका बना हुआ है, स्टेचू के ऊपर भी राजनीति कर दी थी लोगों ने, इतना पैसा वहां लगाओ, इतना पैसा तो कमा के दे देगा मेरे भाइयों। चलिए कोई बात नहीं, मरने के बाद भी लोगों के फोटो कमाते हैं, ऐसे काम करके जाओ। वो बोलते ना, एक कहावत सुनी होगी, तू आया था तू रोया जग हंसा, कुछ ऐसी करनी करके जा कि तू हंसे और जग रोए। मतलब ये कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता तो घर में खुशी का माहौल होता है कि लड़का हो गया, सब खुश रहते हैं, लेकिन वो रोता हुआ आता है भगवान के पास से। और रोता क्यों है? ये मेरा मानना शायद ये कारण रहा होगा कि मैं भगवान से दूर क्यों हो गया। जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है, बचपन के बाद यंग, मैंने एक इंग्लिश में कविता पढ़ी थी विलियम शेक्सपियर की, BA सेकेंड ईयर में शायद, तो उस कविता के अंदर ये लिखा गया है कि वो जैसे बच्चा पैदा होता तो भगवान से दूर होता चला जाता। तो रोने का कारण यही है कि मुझे भगवान तूने लात मार दी, मेरे को दूर क्यों कर दिया।
तो वहां पे ये बात बोली गई, तू आया है तो जग हंस रहा है, खुशी मना रहे हैं लोग कि तू आया है, लेकिन जब तू जा रहा है तो कुछ ऐसा काम करके जा कि लोग तुझे याद करके रोएं। तो मेरे मित्रों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्शन के साथ मेहनत। विदाउट डायरेक्शन मेहनत कामयाब नहीं होती है। डायरेक्शन के साथ मेहनत अगर करोगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करनी ही पड़ेगी। 151वीं जयंती मनाएंगे गांधी जी की, जब वो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को देश आज़ादी का जश्न मनाने के लिए उन्हें बुला रहे थे कि आप आइए, 15 तारीख को आइए और हम दिल्ली में जश्न मनाएंगे देश की आज़ादी का। बड़े ध्यान से सुनना भाई, देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया, मैं ऐसी सिचुएशन में जश्न नहीं मनाऊंगा जब हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हो। और उस समय, उस दिन कलकत्ता के अंदर महात्मा गांधी जी थे, वहाँ पे मारकाट मची हुई थी, और उस मारकाट में उन्होंने बोला, आप मनाओ जश्न, मैं इनको इस संघर्ष को ख़त्म करूँगा, मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा, मैं ऐसे माहौल में देश की आज़ादी का जश्न नहीं मनाऊँगा। तो मेरे मित्रों, पूछा जा सकता है कि देश की आज़ादी के जश्न में इनमें से कौन से नेता शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, ये राष्ट्रपिता शामिल। ऐसे ही नहीं वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनकी पावर देखिए, ना इस प्रकार की कनेक्टिविटी थी जो आज है, ना इस प्रकार के संचार के साधन थे, ना इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि अपने विचारों को 1 मिनट में, आज हम अपने विचारों को पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, बखेर देते हैं। 1 मिनट में हमारे विचार, सोशल मीडिया, ये वो पता नहीं कौन कौन सी सिस्टम आए हुए हैं, कौन कौन से ऐप जिनके द्वारा हम इनको फैला देते हैं। हाँ, ऐप से मुझे याद आया, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बहुत सुंदर सा बनता है मेरे मित्रों, अभी हाल ही में भारत के बाद किस देश ने चीनी ऐपों को बंद करने का आदेश दिया है? तो बता दूं दोस्तों, लिख लेना, अमेरिका ने भारत के बाद चीनी ऐपों को बंद करने का आदेश दिया है। मुद्दा क्या था? सुरक्षा। भारत के अंदर 29 जून को 59 ऐप, कितनी 59 ऐप बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं, और अभी इसके अंदर 47 ऐप और भी बंद करने के आदेश आ चुके हैं। जो गलवान घाटी के अंदर जो कार्रवाई की चाइना ने, और भी जो चारों तरफ कर रहा है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र सुरक्षा के मुद्दे को महत्व बनाते हुए, सुरक्षा मुद्दा मतलब उद्देश्य, सुरक्षा के उद्देश्य से हमने इन ऐपों को बंद किया। उसके बाद अमेरिका ने भी इन ऐपों को बंद किया, जिसमें टिकटॉक, जिसके अंदर ना वो डांस वगैरह करते रहते हो तुम, पता नहीं कौन कौन सी टॉक में कई बार डायलॉग मारते हो, ऐसे तिरछा मुंह करके पीछे से कहीं से आवाज़ आती है। मैंने तो आज तक खोल के भी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं कहाँ से डाउनलोड होगी, कहाँ खुलेगी वो। ये सच बात है भाई, झूठ नहीं समझना। ओके, उसके बाद कैन स्कैनर वगैरह है, शेयरिट वगैरह, ये सारी की सारी ऐपों पे बैन लग चुका है। चलिए दोस्तों, बात गांधी जी की हो रही, तो गांधी जी ने इसके अंदर इसमें भाग नहीं लिया, इस जश्न में भाग नहीं लिया। यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। यहाँ मैंने कहे अनकहे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करी है मेरे दोस्तों। आप बस दिल से सुनते जाइए, पता नहीं कौन सी बात, कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाए। यहाँ पे बस 2-4 मिनट और लूँगा, समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है दोस्तों, समय लगातार चलता जा रहा है, समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर भी मैं चलते चलते आपको एक और बहुत बढ़िया बात बता के जाने वाला हूँ। एक बार देखेंगे कि भारत को जो आज़ादी मिली वो कब मिली? 15 अगस्त को। अच्छा, क्या ऐसे ही 15 अगस्त को आज़ाद हुआ भारत? बिल्कुल सही बात है भाई। क्या कभी ये सोच के देखा है 15 अगस्त को ही आज़ाद क्यों हुआ? भाई 13 को भी कर देते, 14 को भी कर देते, है ना? इसके पीछे भी रीजन था। चलो वो रीजन बता देता हूँ आपको। रीजन क्या था? देखिए, कोई भी काम होता, कोई भी काम किया जाता, उसके पीछे थॉट होती है, और वो थॉट क्या थी, वो थॉट मैं आप लोगों को बताऊंगा। 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद क्यों हुआ मेरे मित्रों? पहले तो ये बात, उसके बाद क्या 15 अगस्त को एक भारतीय आज़ाद हुआ है? दूसरी बात ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है। तो पहले मैं पहली बात पे बात नहीं करूंगा, मैं दूसरी बात पे बात करूंगा। मैं बता दूं आप लोगों को, 15 अगस्त को केवल भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, 3 देश और आज़ाद हुए भाई। 3 देश और आज़ाद हुए हैं। 15 अगस्त को 3 देश और आज़ाद हुए हैं। कौन सा आज़ाद हुआ है? 15 अगस्त
1945 में दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ भाई। कौन सा देश आज़ाद हुआ? दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ। किसके अंडर थे? जापान। किसके गुलाम थे? जापान का। और जापान से मुझे याद आया 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? जापान ने आत्मसमर्पण किया था। किसने? आत्मसमर्पण। चौधरी के सामने। चौधरी बोले तो ड्रम के सामने, ड्रम बोले तो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। समझ रहे ना आप मेरी बात? मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के सामने इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। राजी खुशी कोई आत्मसमर्पण नहीं करता भाई, जैसे आप लोग करने को तैयार नहीं है। सर बक 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 करके चले जाएंगे फोन पे, यूट्यूब पे, देखे देखे हमारी मर्जी नहीं, देखे हाँ मेरे सामने बैठो ना तो मैं आत्मसमर्पण जरूर करा लेता भाई। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है। ओके, जापान के ऊपर जब 6 अगस्त, 5 अगस्त और 9 अगस्त 2 एटम बम गिराए गए थे। एटम बम गिराए गए थे पहली बार, जो कि कुछ सेकंडों में लाखों लोग मार दिए गए, लाखों लोग मारे गए। तो क्यों ना आत्मसमर्पण करें। जब जापान के ऊपर बम गिराए गए तो 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? जापान ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में एक बात थी, लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में एक बात थी कि ये 15 अगस्त का जो दिन है ये शुभ है, क्योंकि इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब जापान ने क्या किया? आत्मसमर्पण किया, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। औपचारिक रूप से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त को। जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद तो दुनिया के लिए और अपने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ब्रिटेन ने भारत को कब आजाद किया? 15 अगस्त को। ब्रिटेन ने भारत को, ये रीजन था। माउंटबेटन के दिमाग में एक बात थी कि ये जो 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त में जब हम दूसरी वर्षगांठ बना रहे होंगे, दूसरी वर्षगांठ, किसकी वर्षगांठ थी भाई? ये विश्व युद्ध समाप्ति की दूसरी वर्षगांठ, विश्व युद्ध समाप्ति की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, खुशी के मौके पर भारत को आजाद किया गया 15 अगस्त को। और जब यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया तो जापान के अंडर दक्षिण कोरिया था, दक्षिण कोरिया को उसी समय आजादी मिल गई 15 अगस्त 1945 में। ठीक है भाई। सेम बरहीन एक कंट्री था, इसको भी 15 अगस्त को ये ब्रिटेन के अंडर, ब्रिटेन ने आजाद किया, या ब्रिटेन ने इसको भी 15 अगस्त को आजाद किया। उसके बाद कांगो किसके अंडर था? फ्रांस ने भी इसको 15 अगस्त को आजाद किया। अब देखिए, इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को कौन कौन से देश मनाते हैं? तो मेरे मित्रों, कौन से देश हो गए? 4 देश हो गए। भारत हो गया, कांगो हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, और कौन सा हो गया? बरहीन हो गया। बरहीन किसके अंडर था? ब्रिटेन के अंडर। यानी कि 2 देश तो ऐसे देश हो गए जिनको 15 अगस्त को किसने दी आजादी? ब्रिटेन ने दी। यहां पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्त। मैंने एक नाम लिया लॉर्ड माउंटबेटन, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आजादी की स्वतंत्रता, जो भारत का जो स्वतंत्रता विधेयक है उस पर सिग्नेचर किसने किए थे? लास्ट कौन वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट जो वायसराय थे कौन थे? माउंटबेटन थे, जो लास्ट अंग्रेज अधिकारी तौर पे जो यहाँ पे थे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र किया, वो कौन थे? माउंटबेटन। आपको पता होना चाहिए भाई, माउंटबेटन। देखिए, 2-3 बातें होगी। 15 अगस्त को आज़ाद क्यों किया? क्योंकि विश्व युद्ध समाप्ति पर यहाँ 15 अगस्त को विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 4 देशों को यहाँ पे 15 अगस्त को आज़ादी मिली, ये भारत हो गया। दूसरा आपको ये अपना जापान ने आज़ाद किसको किया? दक्षिण कोरिया को 15 तारीख को। उसके बाद ब्रिटेन ने बरहीन को किया। उसके बाद फ्रांस ने कांगो को आज़ाद किया। कब किया? यह आप लोगों के बीच में है भाई। 1960-71 में, सॉरी, एक बहरीन ये गलती, ये सॉरी भाई, मैं बहरीन है, ये बहरीन, ये 71 में आज़ाद हुआ। 1971 15 अगस्त 1971, और ये 60 में भाई, 1960 में फ्रांस ने कांगो को आज़ाद किया भाई। 15 अगस्त 1960 को फ्रांस में कांगो को आज़ाद किया।
और दोस्तों ये आज की जो हमारी क्लास थी, स्पेशल क्लास थी इंडिपेंडेंट डे के ऊपर। मैंने कुछ बातें ऐसे बताई जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि सर हम तो ये पढ़ रहे थे, हमें किस बुकों में ये देखने को नहीं मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कि 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया, 16 अगस्त को झंडा फहराया गया। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पर पहला जो झंडा फहराया गया था 16 अगस्त को फहराया गया था। जश्न के अंदर महात्मा गांधी नहीं थे, कहाँ पर थे? कलकत्ता में थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। जो विश्व ऐतिहासिक भाषण था वो भी महात्मा गांधी ने नहीं सुना था उस समय। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। दोस्तों मेरी तरफ से और उज्जवल परिवार की तरफ से, उज्जवल परिवार से जुड़े सब साथियों की तरफ से, आप लोगों को जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सब लोगों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और अगला जो इंडिपेंडेंट डे है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। उस समय आप आत्मनिर्भर बनो, ये संकल्प आज आप लेकर के जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपने दिल में संकल्प लेंगे कि हम अगली 15 अगस्त को जब दोबारा से सर की वीडियो देखेंगे तो हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोबारा मिलूंगा फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और ऐसी ही वीडियो लेकर के। जय हिंद दोस्तों।